हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के अंदर जितने महत्वपूर्ण अंतर हैं उनको करवाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये करवा दीजिए जो अंतर वाला टॉपिक है। बहुत ज्यादा नहीं है भैया, आज हम 5 से 6 टॉपिक पर जो अंतर है उन्हीं को करवाएंगे। और इतना जरूर कहेंगे भैया, इनमें से हर साल 2 से 3 अंतर या 4 अंतर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक चीज आपको यह भी बता दें बबुआ, ये जो अंतर वाला टॉपिक होता है भैया, जनरली या तो भैया 2 नंबर नहीं तो 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभार 4 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इसमें 2 से 3 टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आते ही आते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बबुआ बिना किसी देरी के। तो पूरे किताब में से महत्वपूर्ण अंतर को हम समझेंगे भैया। शुरू करते हैं आपके भाई, आपका जो पहला अंतर है कि वैद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनी सेल में अंतर लिखिए। ठीक, इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे भैया, क्योंकि प्यारे बच्चों 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 25 में नहीं आया, इसलिए 26 में संभावना ज्यादा हो जाती है। भाई 25 में कौन कौन आया था अभी हम वो भी बताएंगे। ठीक है, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, भी बताया ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो भैया वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इसमें अंतर। और वैसे भी अंतर वाला टॉपिक तो बड़ा आसान होता है। ठीक, मतलब यहां पे जो कुछ लिखा जाता है उसका जस्ट अपोजिट ज्यादातर चीजें इधर मिलती हैं। ठीक है भैया, तो इतना भी याद रखना कि आपको कम से कम 3 अंतर सब में याद रखना है। ठीक, 4 भी हो जाए, 5 हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन 3 याद रखना है। पहला है कि जैसे वैद्युत अपघटनी सेल में, भाई वैद्युत अपघटनी सेल में इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। यानी वैद्युत अपघटनी जो सेल होता है इसमें बाह्य स्रोत की जरूरत होती है, लेकिन जो गैल्वेनी सेल होता है इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, याद रखना। और इसमें दूसरा है, यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? वैद्युत अपघटनी सेल। इसका काम है वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, जबकि गैल्वेनी सेल क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी जस्ट इसका अपोजिट करता है भैया। ठीक है, और वैद्युत अपघटनी सेल में इसमें धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया। क्योंकि वैद्युत अपघटनी सेल में भैया इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, और इसमें क्या होता है, हमने बताया ना कि इसमें भाई एक जैसे होता है ना कि एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया होगी। तो वही चीज कह रहा है, इसमें धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो। और इसमें क्या है, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक, यानी इसमें जब धारा प्रवाहित करोगे तब होगा, इसमें अपने आप रेडॉक्स अभिक्रिया होने लगेगी। वैद्युत अपघटनी सेल में इसमें एक ही पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं, यानी एक ही पात्र के अंदर एक ही कोष्ठक के अंदर डूबे होंगे। लेकिन गैल्वेनी सेल में इसमें अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। ठीक है भैया, अगला है बच्चों वैद्युत अपघटनी सेल में इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं है, यानी जो साल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं, लवण सेतु की जरूरत नहीं होती है वैद्युत अपघटनी सेल में, जबकि गैल्वेनी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर। ठीक है भैया, कॉपी और पेन के साथ बैठना बच्चों, हम बार बार ये चीज आपको बोलते हैं कि नोट करते चलिए, यहां से जितने अंतर वाले क्वेश्चन हैं ये आपके क्लियर हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो चलिए बबुआ पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए दूसरा देखते हैं, और ये है भैया दूसरा क्वेश्चन जो आपका है कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर लिखिए।
अब इसके बारे में भैया बताने की क्या जरूरत है, ठीक, शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो ना जानता हो इसके बारे में, क्योंकि ये टॉपिक है ही इतना वही शानदार, लाजवाब, दमदार कि हर साल चाहे कोई भी टॉपिक आए या ना आए, ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है, ठीक, कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर आता है। ठीक है भैया, अंतर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो आपको 100% तैयार करना ही होगा, और टॉपिक को तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है, ठीक, कभी कभार हो जाए तो वो मतलब बात की बात है, नहीं तो अक्सर ऐसा होता ही नहीं है, इतना याद रखना भैया। तो एक तरफ लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, एक तरफ अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर देखेंगे। भाई परिभाषा हम जानते हैं, कोटि और आणविकता क्या है। कोटि क्या है, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, जबकि आणविकता क्या होती है, अभिकारक में अणुओं, जो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है, ठीक। तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है यह एक प्रायोगिक मान है, ठीक, क्या है भैया, ये एक प्रायोगिक मान है, यानी प्रयोगों के आधार पर यह मान निकाला जाता है, जबकि आणविकता क्या है, ये एक सैद्धांतिक मान है, ठीक। तो ये एक प्रायोगिक मान है, अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। और अभिक्रिया की जो कोटि है ये भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, यानी ये भिन्न के रूप में भी 1/2, 3/2 ऐसा भी मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ये भिन्नात्मक हो सकती है। और अभिक्रिया की जो आणविकता है ये सदैव क्या होती है, एक पूर्ण संख्या, यानी ये एक पूर्णांक होती है, ठीक है, ये सदैव एक पूर्णांक होगा भैया, एक पूर्ण संख्या होती है। अगला है प्यारे बच्चों की अभिक्रिया की जो कोटि है ये शून्य हो सकती है, अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, ठीक। आपने देखा होगा कि अभिक्रिया का जो दर समीकरण लिखा होता है उसमें लिखा होता भैया आर बराबर यहाँ पे के, इस तरह से देखा होगा, ए की पावर यहाँ 0, बी की पावर यहाँ पे लिखा होता है 1, ऐसा करके। तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, बट अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती है, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है, ठीक। और अभिक्रिया की कोटि में अगला कि अभिक्रिया की जो कोटि है भैया, अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है, यानी ये उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता वेग को प्रभावित करती है, ठीक है, या निर्धारित करती है। और आणविकता में क्या है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या है, अभी बताया ना। तो ये हो जाता है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से भैया हम कोटि और आणविकता में अंतर लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। हो गया, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भैया अगला जो अंतर है, द्विक लवण तथा संकुल लवण में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी बात कर ले भैया, ये 2025 में आया हुआ भी है, ये 2025 में, जैसे भाई इसके पहले जो देखिए वो तो हर साल आता है इसलिए नहीं लिखा, बाकी ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है कि द्विक लवण और संकुल लवण में क्या अंतर होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले डबल साल्ट द्विक लवण किसे कहते हैं भैया, जो 2 या 2 से अधिक जो लवण होते हैं उनको एक सरल अनुपात में मिला दिया जाए तो जो लवण बनता है, जो यौगिक बनता है, वो द्विक लवण कहलाता है। जैसे फिटकरी है भाई, फिटकरी में क्या है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, साथ ही 24 अणु जल के होते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, फिटकरी। इसी तरह मोहर लवण होता है, तो वो क्या होते हैं, द्विक लवण होते हैं। और बाकी संकुल लवण में इनकी संरचना जटिल होती है, जो आपने संकुल यौगिक पढ़ा है ना वो। ठीक है, तो अंतर जानते हैं भैया। तो देखिए द्विक जो लवण होते हैं इनकी संरचना क्या है, सरल होती है। भाई ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है ना भैया, ये क्या है, टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। तो इनकी संरचना इसलिए क्या होती है, बहुत सरल होती है। ठीक, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक, हमने बताया ना कि जब यौगिकों को या लवण को, साधारण लवण को एक अनुपात में मिलाते हैं तब जाकर इनका निर्माण होता है, इसलिए संरचना सरल होती है। और संकुल लवण में इनकी संरचना जटिल होती है। क्या होती है भैया, जटिल होती है।
अगला द्विक लवण जो होते हैं ये ठोस अवस्था में, जैसे फिटकरी हो गया भैया, मोहर लवण हो गया, इसी तरह मतलब हमने बताया ना ये सब के सब क्या है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और जो संकुल लवण है ये ठोस अवस्था तथा जलीय विलयन, यानी ये दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं जो संकुल लवण होते हैं। ठीक है भैया, या उपसा संयोजक, उपसा संयोजक आप मतलब उपसा संयोजन लवण कह सकते हैं। ठीक, अगला है द्विक लवण में, इनमें उपसा संयोजक बंध नहीं होता है, उपसा संयोजक बंध नहीं होता है, जबकि संकुल लवण में इनमें उपसा संयोजक बंध हमेशा होता है। जैसे आपने भाई जैसे फार्मूला है K4Fe और CN6 ऐसे अगर लिख दें तो भैया हम यही कहेंगे ना कि जो CN है, ठीक, ये क्या होता है, लिगेंड होता है, ये Fe के साथ 6 बंधों के साथ जुड़ा हुआ है भैया, तो यहां पर इसमें उपसा संयोजक बंध हो हमेशा रहेगा, बट इनकी संरचना सरल होती है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, उपसा संयोजक बंध नहीं होता है। ठीक है, और जो द्विक लवण होते हैं ये विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, मतलब जैसे ही जल में घोला जाए तो ये आयनों में बहुत जल्दी वियोजित हो जाते हैं, यानी क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये अपनी पहचान, भाई नमक है, ठीक, फिटकरी है, आप जल में घोल दो अपनी पूरी पहचान खो देगा, यानी पूरी तरह से आयनों में टूट जाएगा। जैसे भी बताया ना भैया, उसमें जैसे फिटकरी में बता दिया तो उसमें एल्यूमिनियम आयन है, उसके बाद पोटेशियम आयन है, तो वो आयनों में वियोजित हो जाएगा। ठीक है, बाकी सल्फेट आयन होता है वो टूट जाएगा, लेकिन जो संकुल लवण होता है ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं, यानी अब ये वियोजित नहीं होते, अगर होते भी हैं तो आंशिक रूप से, यानी अपनी पहचान खोते नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए भैया, कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। हो गया, आगे चलते हैं। अगला है भैया एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर क्वेश्चन ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये भी भैया 2024 में आया लेकिन 25 में नहीं आया, इसलिए इसको हमने स्टार बना दिया, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि 2026 में फिर से आपको मिलने वाला है, याद रखना। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में आपको अंतर बताना है, और बहुत आसान सा अंतर है। चलिए देखते हैं। देखिए एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड की बात कर ले तो यह समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, ये समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत कर देगा, और जबकि यह क्या करता है, कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, ये पहला वाला अंतर हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट उतना भी नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि फेहलिंग विलेन से ये क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, याद है, याद करो वो दिन जब हमने बताया था भाई एल्डिहाइड की क्रिया किससे, फेहलिंग विलेन से, एल्डिहाइड की क्रिया किससे, टालेन अभिकर्मक से। ठीक है, एल्डिहाइड की क्रिया सिर्फ अभिकर्मक से, आपने देखा है। तो ये जब फेहलिंग विलेन से करता है क्रिया तो ये क्या बनाता है, यानी CuO से जब क्रिया करता है तो Cu2O बनाता है, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। बट बच्चों जब कीटोन क्या होता है, इसमें फेहलिंग विलियन से क्रिया जब कराई जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इधर क्रिया कर लेगा बट कीटोन से जब क्रिया होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अगला है एल्डिहाइड में, जब इसकी क्रिया टालेन अभिकर्मक से कराएंगे एल्डिहाइड की तो क्या बनता है, रजत दर्पण, Ag बनता है ना, रजत दर्पण बनता है। बट कीटोन में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए भैया आसान है याद करना। ठीक है, इसमें जब फेहलिंग विलेन से क्रिया कराया गया तो क्या बना, क्यूप्रस ऑक्साइड, बट इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसमें टालन अभिकर्मक से क्रिया कराया गया, क्या बना, रजत दर्पण, बट इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ अभिकर्मक, ये क्या करता है एल्डिहाइड, सिर्फ अभिकर्मक को आसानी से अपचयित कर देगा, बट इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो भैया तीन वाले मतलब तीन तो ऐसे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं।
एल्डिहाइड में अगला है कि ये बहुत ही आसानी से बहुलीकृत हो जाता है, ठीक है, बट कीटोन जो है वो बहुलीकृत नहीं होता है। तो ये एक अंतर ये भी हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में भैया? तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर। काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि 2024 में आया है, 25 में नहीं पूछा गया, इसलिए भैया 2026 में संभावना पूरी है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। हो गया ना? आगे चलते हैं भैया, अगला देखते हैं। अगला जो अंतर है आपका वो है प्रोटीन में। पहला है भैया रेशेदार, मतलब रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में क्या अंतर है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। वैसे भी अंतर ज्यादा है ही नहीं, तो अंतर जितने भी हैं हमको सब याद करने हैं, सब तैयार करने हैं। रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में क्या अंतर है, ठीक, बहुत सिंपल सा है। देखिए रेशेदार प्रोटीन की बात कर ले प्यारे बच्चों, यह प्रोटीन धागे की संरचना जैसी, नाम ही है रेशेदार, तो ये धागे की तरह रहेगी। और गोलाकार प्रोटीन है तो ये प्रोटीन गोलाकार जैसी संरचना। तो भैया नाम से ही है रेशेदार प्रोटीन, रेशे का मतलब एक रेशा, एक धागा, तो इसकी संरचना धागे की तरह होती है। वो गोलाकार प्रोटीन है तो उसकी संरचना गोलाकार होती है। भाई रेशेदार प्रोटीन में ये जल में अविलेय है, यानी जल में नहीं घुलेगा, कौन? रेशेदार प्रोटीन। बट गोलाकार प्रोटीन ये जल में क्या है बबुआ? घुलनशील है, यानी विलेय है, घुल जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अगला है रेशेदार प्रोटीन में यह पीएच मान तथा तापमान के प्रति सक्रिय होते हैं, ठीक, यानी पीएच वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता, ठीक है। तो भैया ये पीएच मान और तापमान के प्रति अत्यधिक एक्टिव होता है, सक्रिय, बट ये पीएच मान और तापमान के प्रति क्या है? निष्क्रिय होता है, कौन? गोलाकार प्रोटीन। अगला अंतर है कि ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं रेशेदार प्रोटीन में, और इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित अवस्था में, यानी अगर इसमें इस तरह से जा रही हैं भैया, इस तरह से, तो इसमें क्या है? अत्यंत कुंडलित अवस्था में, इस तरह से, ऐसे, इसमें क्या है भैया? इस तरह से कुंडलित अवस्था में रहते हैं, याद रखना। तो ये हो जाएगा रेशेदार प्रोटीन तथा क्या कहते हैं, गोलाकार प्रोटीन में अंतर। आई बात समझ? चलिए बबुआ जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया ना? अगला देखते हैं। लो जी, अब जो देखेंगे ये भैया केमिस्ट्री में जैसे हमने बताया आपका कोटि और आणविकता वाला है, सेम उसी तरीके का ये टॉपिक भी है। कोई टॉपिक आए या ना आए, केमिस्ट्री में ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको लगेगा कि भाई बायोलॉजी है, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट वाला चैप्टर ही जैव अणु है तो पूरा बायो से मिलता जुलता, बट है आपके केमिस्ट्री का ही, ठीक है। और ये भी बच्चों लगभग लगभग हर साल आता है, तो 100 में 100% मान के चलना भैया आएगा, और आता है, ठीक है। आप पेपर उठा के देख लो भैया, डायरेक्टली पूछेगा डीएनए तथा आरएनए में संरचनात्मक अंतर लिखिए, या कहेगा डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, सिंपल तरीके से, ठीक, इस तरह से पूछा जाएगा। और क्वेश्चन हमने बताया ना लाजवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं भाई डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। डीएनए भाई डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, फुल फॉर्म होता है। अब डीएनए की बात कर ले तो जो डीएनए पाया जाता है मुख्य रूप से केंद्रक में, ये भैया कहां पाया जाता है? केंद्रक में डीएनए। और उसके बाद जो आरएनए है वो मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहां पर प्यारे बच्चों? कोशिका द्रव्य में। तो पहला अंतर समझ में आ गया, ये केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, ये कोशिका द्रव्य में। दूसरा है इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। भाई डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, आप सबको पता है भाई इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है ना भाई, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, बट इसमें क्या होती है? इसकी संरचना एकल सूत्री होती है, मतलब ये एक ही धागे की तरह होता है, ये अंतर हो गया। अगला है भैया कि जो नाम ही है डीऑक्सीराइबोज, भाई इस डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो भैया यहां पे इसमें क्या होती है? कौन सी शर्करा?
तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है डीएनए में। और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? तो प्यारे बच्चों राइबोज शर्करा पाई जाएगी। कौन सी शर्करा भैया? राइबोज शर्करा पाई जाएगी। आई बात समझ में? 3 अंतर हो गया। चौथा, डीएनए में इसमें थायमीन क्षार होता है। इसमें बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है भैया, आपको हम मॉडल पेपर जब सॉल्व किए हैं बताए हैं कई बार। और आरएनए में यूरेसिल क्षार। देखिए क्षार 4 होते हैं, ठीक है। एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है, ठीक, देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन या फिर यूरेसिल। तो भैया वही चीज जब डीएनए की बात आती है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन होता है। और जब आरएनए की बात आती है तो वही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है। यानी 3 क्षार मिलते जुलते हैं, केवल थायमीन यूरेसिल में अंतर होता है। इसलिए इसमें थायमीन क्षार होता है तो इसमें यूरेसिल क्षार। अगला है भैया, ये समस्त जीवधारियों में एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ, यानी डीएनए क्या होता है? अधिकांश जीवधारियों में एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ होता है। जबकि आरएनए क्या होता है? कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक, ये हो गए 5 अंतर। बाकी और भी अंतर है, जैसे ये क्या है? लाखों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। आरएनए क्या होता है? हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। बट हमने कहा ना ज्यादा लिखने से क्या मतलब, 3 से 4 अंतर याद रखो बहुत है, क्योंकि ये टॉपिक ही 3 या फिर 4 नंबर में आता है, बट ज्यादातर भैया 3 नंबर में देखने को मिला है। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया भैया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो इस तरह से हमने केमिस्ट्री के अंदर जितने महत्वपूर्ण अंतर वाले क्वेश्चन हैं उनको देख लिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।